कैसे हैं आप। मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। हम अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे। अर्थशास्त्र में हम पढ़ रहे थे निर्धनता एक चुनौती। वास्तविक रूप में निर्धनता देखा जाए तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, जिसको दूर करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए और धीरे धीरे सरकार इसको कम करने में सफल भी हो रही है। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें की गई, बहुत सारे प्लान किए गए। तो आइए जानते हैं निर्धनता के हम कारण, जानते हैं कि भारत में निर्धनता के कारण क्या है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। तो आप भी अपने आसपास इन चीज़ों को देखें और विचार करें। यदि आप गांव में हैं तो गांव में निर्धन लोगों को देखें कि वो निर्धन हैं तो क्यों हैं, क्या कारण है। शहरों में अगर आप रहते हैं तो शहरों में देखें कि वहाँ आसपास अपने देखने को मिलेंगे। दैनिक दिनचर्या में जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं जो फटे हाल होते हैं या परेशानी में होते हैं, तो उनको देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि ये व्यक्ति गरीब है, निर्धन है। तो आओ चर्चा करें भारत में निर्धनता के कारणों के ऊपर। तो निर्धनता के जो मुख्य कारण है वो ये है कि औपनिवेशिक प्रशासन के समय हस्तशिल्प नष्ट हो गया और वस्त्र उद्योग की भी क्षति हुई। ये क्या था औपनिवेशिक प्रशासन, यानी जब हम ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के उपनिवेश में थे, उनके गुलाम थे, उस समय उन्होंने क्या किया था, सबसे पहले हमारी अर्थव्यवस्था को क्षति पहुंचाई थी, हमारी रीढ़ को क्षति पहुंचाई थी। भारत में एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है और ग्राम आत्मनिर्भर हुआ करते थे। पहले के लोग कुटीर उद्योग धंधे हमारे यहाँ बहुत व्यापक स्तर पर थे, यानी एक गांव में सारा वो सब कुछ उत्पादित होता था जो उसके लिए उन लोगों को जिसकी आवश्यकता होती थी, बाहर नहीं जाना पड़ता था। तो वो हमारी रीढ़ थी, उस रीढ़ को इन लोगों ने नष्ट किया, हमारे हस्तशिल्प को, कुटीर उद्योगों को नष्ट किया। जो गांव गांव में लोग हाथ से कपड़े बुनते थे, बनाते थे, कारीगरी करते थे, वो सब कुछ धीरे धीरे नष्ट कर दिया। इसके चलते क्या हुआ, लोग बेरोजगार हो गए। जब गांव में उनको काम नहीं मिलेगा तो क्या होगा, बाहर पलायन करेंगे, है ना। तो क्षति पहुंची और लोग बाहर आना शुरू हुए। गांव से जब शहरों में पलायन शुरू हुआ तो लोग जो गांव में निर्धनता थी वो अब शहरों में भी दृष्टिगत होने लगी थी, क्योंकि लोग मजदूरों के रूप में आते थे। पूरे समय उनको जब काम नहीं मिलता था, कुछ समय जब घर बैठना पड़ता था, तो उनके लिए फिर रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाता, वो अपने परिवार भी लेकर आते। तो जब बाहर आते और पर्याप्त मात्रा में उनको धन नहीं पूर्ति होती तो वो क्या करते, महंगे मकानों की जगह झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू कर देते और एक नई सामाजिक समस्याएं वहां पर जो शुरू हो जाती। तो इन सब चीजों का जो गाँव में अभी निर्धनता हम देख रहे थे वो अब शहरों में भी शुरू हो गई, है ना। तो लेकिन 80 के और दूसरा जो कारण है वो 1980 के दशक तक विकास दर बहुत धीमी रही, है ना। विकास दर की गति बहुत धीमी रही। उस समय जो है बहुत स्लो मोशन में चल रहा था सब कुछ। हम बात करें तो उस समय जो है 1950 से लेके तो 1980 तक लगातार वही स्पीड चलती रही। तो इसके कारण भी लोगों को रोजगारों में सृजन नहीं हुआ, नए रोजगार नहीं मिले, आय के अवसर कहाँ से, जब रोजगार नहीं होगा तो आय नहीं होगी, है ना। दूसरा, इससे के कारण धीमी गति के कारण रोजगार के अवसर घटे और आय में कमी हुई, ठीक है। आर्थिक प्रगति को बढ़ावा देने और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चे पर सरकार की असफलता से भी निर्धनता में जो है क्या कहते हैं, वृद्धि हुई। यानी हम क्या कर रहे थे कि विकास रोजगार के अवसर सृजित कर रहे थे 10 और जनसंख्या के लिए रोजगार पाने वालों की संख्या थी 50 या 100, तो बाकी के लोग तो बेरोजगार ही रह जाएंगे ना। यानी रोजगार उतनी क्रिएट हो नहीं रहे थे और जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ रही थी, जनसंख्या विस्फोट की तरफ। तो ये कारण रहे कि निर्धनता एक चुनौती के रूप में सामने मुंह फैलाए खड़ी थी, ठीक है। और इसके अलावा एक और कारण था कि निर्धनता का आय की असमानता, है ना। लोगों के पास कोई बहुत धनी और कोई बहुत निर्धन, तो ये भी एक कारण है निर्धनता के लिए, आय की असमानता, ठीक है। इसी में हम लिखेंगे आय की असमानता, है ना। आय की असमानता, आय की असमानता और हमारा हम कहें भूमि का असमान वितरण, भूमि का असमान वितरण। चूंकि आय का स्रोत, भारत एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, ग्रामीण ज्यादातर लोग ग्रामों में रहते हैं, तो भूमि ही एक संसाधन है जिसके माध्यम से लोग अपनी आय अर्जित करते हैं। क्योंकि भूमि का आवंटन जो है
से है कि बहुत सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा, जैसे हमने पहला जो अध्याय पढ़ा था उसमें एक गांव की कहानी थी, पालमपुर गांव की कहानी, उसमें दिया था कि कितने लोग थे, मात्र चंद लोग थे जिनके पास गांव की जो कुल भूमि है उसका पूरा लगभग 75% हिस्सा था। बाकी कुछ लोगों के पास 25%, और कुछ के पास तो कुछ भी नहीं था, वो खेती और मजदूर थे। तो ऐसे ही स्थिति के कारण आय की असमानता है, क्योंकि जिनको उनके पास जमीन नहीं है, भूमि नहीं है, तो वो आय कैसे करेंगे, कहाँ रोजगार मिलेगा उनको, क्योंकि सभी को बाहर रोजगार मिलना संभव नहीं है। ठीक है, भूमि का असमान वितरण, जैसे कि मैंने बताया पालमपुर गांव की कहानी में हमने पढ़ा था कि 75% हिस्सा कुल भूमि का, कुल कृषि भूमि का चंद लोगों के हाथ में था। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जो है उच्च निर्धनता दर बनाए रखने के लिए, और भू संसाधनों की कमी के कारण। दूसरा, हमारी सामाजिक संस्कृति भी, सामाजिक संस्कृति, अब ये कैसे उत्तरदायी है, ये ऐसे उत्तरदायी है कि हम कुछ ऐसी कुरीतियों में ग्रसित हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, हमारी आय ना होते हुए बहुत अधिक खर्चा कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा दहेज प्रथा होती है, विवाह में बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर हम लोग, चाहे भले ही हमारी हैसियत नहीं है, पर विवाह समारोह में हम बहुत बड़ा पूरे गांव को निमंत्रण देंगे, है ना, रिश्तेदारों को बुलाएंगे, बड़ा पंडाल लगाएंगे, भले ही वो आर्थिक रूप से संपन्न ना हो। बेटी को दहेज देना, है ना, अगर बेटी की नहीं, बेटे की शादी है तो बहू के लिए भी बहुत सारे जेवर, कपड़े, गहने, ये सब करना। तो इसमें क्या होता है, हमारी अगर क्षमता नहीं है उतनी, तो अगर हम वो कार्यक्रम कर रहे हैं तो क्या करते हैं, इसके लिए ये लोग ऋण ले लेते हैं साहूकारों से, है ना, किसी रिश्तेदार से ब्याज ले लेंगे, फिर वो पैसा ले लेंगे, और वो धीरे धीरे उसको पटा नहीं पाते, क्योंकि कहाँ से पटाएंगे, आए तो सीमित है। कहते हैं कि मृत्यु भोज, विवाह समारोह, है ना, और भी अन्य ऐसे कार्यक्रम आप अपने दिमाग में बिठाइए कि कहाँ कहाँ हमारे समाज में जो है प्रदर्शन होता है, उसका अपने धन का प्रदर्शन होता है, अपव्यय होता है, जो कि बहुत कम खर्च करके भी वो कार्यक्रम संपन्न किए जा सकते हैं। तो अगर हमारे पास है तो ठीक है, आप उड़ाएं, वैसे तो तब भी नहीं उड़ाना चाहिए, उस पैसे को किसी गरीब की मदद के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए खर्च कर देना चाहिए। पर ठीक है, अगर हमारे पास है तब तो हम खर्च कर सकते हैं, लेकिन पैसा लेकर, उधार लेकर कि हमारे फलाने रिश्तेदार ने ऐसी शादी की थी तो हम भी अपने बच्चे की ऐसी शादी करेंगे, भले ही हमारी हैसियत नहीं है, पर करेंगे। कैसे करेंगे, कर्जा लेकर करेंगे, जमीन बेचकर करेंगे। तो ये चीजें जो है, संस्कृति जो है हमारी सामाजिक संस्कृति दिखावे वाली, उसके कारण भी लोग क्या होता है, ऋणग्रस्त होते हैं, यानी कर्जे में आते हैं। ठीक है, और निर्धनता के कुचक्र में ये फंसते चले जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कारण हैं जिसके कारण, और भी बहुत सारे कारण हैं, जैसे छोटे किसान जो हैं वो खाद बीज वगैरह नहीं डाल सकते कृषि में, है ना, क्योंकि उसमें भी लागत में पैसे की कमी आती है, तो या तो वो ब्याज पर उठाकर वो काम करते हैं, और अगर फसल को नुकसान हो गया, क्योंकि कृषि तो एक जुआ है। सपोज दैट किसी किसान ने एक ब्याज पर पैसा उठाया और बीज खरीदा, अच्छा वाला उन्नत बीज खरीदा, कीटनाशक खरीदे, उर्वरक यानी खाद खरीदा, और उससे अपनी फसल बढ़िया लहरा रही है, लेकिन अचानक से ओले पड़ गए। जब फसल कटने का समय आया तो ओले पड़ गए, फसल नष्ट हो गई। अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसके पास तो पूरे साल भर के लिए खाने के लिए भी व्यवस्था है, उसके परिवार के लिए भी, और ब्याज भी, जो ऋण लिया था वो भी उसको चुकाना था। तो ऐसी जब स्थितियां आ जाती हैं तो यही बहुत बड़ी संख्या में कारण रहे हैं कि भारत में लोग जो है निर्धनता के कुचक्र में फंसते चले गए, फंसते चले गए, फंसते चले गए, है ना। तो ये अब है निर्धनता निरोधी उपाय। क्या है निर्धनता निरोधी उपाय? क्या है भाई निर्धनता निरोधी उपाय? जो सरकार है उसकी विकास रणनीति का प्रमुख उद्देश्य रहा है निर्धनता निरोधी रणनीति, है ना, स्ट्रेटेजी बनाए कि हमारे यहाँ जैसे ग्रोथ रेट इतनी, हमारी निर्धनता दर इतनी है, जैसे भारत में पहले 45% थी, अब धीरे धीरे घट गई है। तो कैसे घटी? तो हमने एक स्ट्रेटेजी बनाई, एक रणनीति बनाई कि भाई हमें ये नीचे करना है। उसके लिए क्या किया, बहुत सारे योजनाएं चलाई, परियोजनाएं चलाई। हमारी जो 5 ईयर वाली प्लानिंग होती थी उसमें भी उसको शामिल किया गया, बजट दिया गया उसके लिए। साथ ही साथ बहुत सारी योजनाएं चलाई गई जिससे रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो और निर्धनता में कमी आए। ठीक है, आय में वृद्धि हो और निर्धनता में कमी आए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि हो। तो इसके लिए बहुत सारे काम किए सरकार ने। तो हम कहें निर्धनता उन्मूलन जो कार्यक्रम है सरकार की वर्तमान रणनीति निर्धनता निरोधी वाली, मोटे तौर पर उसके 2 कारक हैं।
ठीक है। निर्धनता निरोधी रणनीति दो कारकों पर निर्भर है। दो कारकों पर निर्भर है। वो क्या है? पहला तो है आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन। आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन, ठीक है। और दूसरा क्या है? दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर। लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर, यानी हमारी जो स्ट्रेटेजी है सरकार की वो दो चीजों पर है कि एक तो आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन देना, दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भरता। ये क्या होता है लक्षित निर्धनता निरोधी? आर्थिक समृद्धि का अर्थ होता है कि आर्थिक जो हमारी ग्रोथ रेट है, जीडीपी है, उसको बढ़ाना। और दूसरा है लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रम, यानी हमने पता है कि हमारी इतने, जैसे सपोज दैट हमारी 8% 10% निर्धनता रेट है ना, तो उसको हमें 5 पे लाना है। हमने टारगेट किया है कि हम भाई 5 वर्ष के अंदर इसको 5% कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रेटेजी बनाएंगे रोकने के लिए, है ना। क्यों? जिन चीजों से निर्धनता बढ़ रही है, जैसे कारक हमने अभी पढ़े थे, उन कारकों को समाप्त करेंगे। जैसे कि हमने कहा कि क्या होता था, हस्तशिल्प खत्म हो गया था, तो हम क्या करेंगे? हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देंगे। और क्या हो गया था? लोगों में भूमि का पुनर्वितरण करें, असमान था, किसी के पास बहुत भूमि, किसी के पास कम। तो इसी क्रम में सरकार ने चकबंदी कार्यक्रम चलाया था, हदबंदी कार्यक्रम चलाया था। और जिनके पास बहुत बड़ी संख्या में भूमि थी, वो एक निश्चित पैमाने के बाद सरकार ने अपने हाथ में ली और उसको उन लोगों को बांटा गया, पट्टे दिए गए जिनके पास बिल्कुल भूमि नहीं थी। तो ये पुनर्वितरण हो गया। तो ये हमने कार्यक्रम अपनाए। दूसरा कि कैसे, जैसे खाद बीज के लिए लोग पैसा लेते हैं तो कर्जे में आ जाते हैं, तो उसके लिए भी सरकार ने कार्यक्रम किया। भाई जो सोसाइटी सहकारी समितियां होती हैं वो कृषकों को बहुत कम ब्याज दर पर या बिना ब्याज के भी खाद बीज उपलब्ध कराती हैं, उन्नत बीज, उन्नत खाद, जिनको लेकर जो है वो जिससे ऋणग्रस्तता में, साहूकारों के चुंगल में वो ना फंसे। तो ये गरीबी को कम। दूसरा, ग्रामीण स्तर पर बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे रोजगार गारंटी योजना है या अन्य प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, तो उसके कारण स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है। तो जिनके कारण रोजगार निर्धनता थी, उन कारणों को समाप्त करके तो लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर, यानी हमने लक्ष्य किया कि इन साधनों को, इन कार्यक्रमों को अपनाकर हम ये निर्धनता को समाप्त कर दें, तो उन पर निर्भरता। ठीक है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, बात करते हैं क्या क्या हुआ है। तो 1980 के दशक में 1980 के बाद, है ना, 1980 तक क्या था, कितनी ग्रोथ रेट थी हमारी? 1950 में कितनी थी हमारी विकास दर? वो थी 45%, है ना, 45%। ठीक है, जो 1980 तक बनी रही, 1980 तक बनी रही। लेकिन 1980 के बाद, 1980 के बाद भारत की विकास दर में विश्व में सर्वाधिक वृद्धि हुई। सर्वाधिक यानी बहुत ज्यादा बड़ी संख्या में हमारी आर्थिक वृद्धि दर बढ़ी। ठीक है, जिसके चलते क्या हुआ, रोजगार में भी सृजन। भाई जब हमने ये जाना कि जब आर्थिक वृद्धि दर बढ़ती है तो लोगों की आय भी बढ़ती है ना। वो कैसे हम जान सकते हैं? थोड़ा सा भी ग्राफ आपको बताती हूँ, कुछ आंकड़े बताती हूँ। तो हम देखें, नाइनटीन 1970 में आर्थिक वृद्धि दर
कितनी थी 3.5% से बढ़कर 1980 में 6% हो गई। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, रोजगार के सृजन हुए। तो लोगों को ये समझ में आने लगा कि अगर ये हमारी ये बढ़ेगी तो हमारी आय भी बढ़ेगी, है ना, प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, ये समझ में आने लगा लोगों को, है ना। तो हमारी ग्रोथ रेट धीरे 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 उच्च होने लगी। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में भूमिका निभाई। विकास की उच्च दर ने निर्धनता को कम करने में भूमिका निभाई। तो अब लोग ये समझने लगे कि भाई अब ये ग्रोथ रेट अगर बढ़ेगी तो क्या होगा, हमारी निर्धनता भी घटेगी। लेकिन ये सिर्फ शहरी क्षेत्र में देखने को मिला। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी लोग जो है निर्धनता के चुंगल में फंसे हुए थे। और जो विकास दर यहाँ हासिल की गई ग्रामीण क्षेत्र में नहीं थी, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र कृषि पर आधारित है। कृषि में बहुत ज्यादा उन्नति नहीं हुई थी। हालांकि हरित क्रांति को अपनाया गया था, लेकिन उसका लाभ कुछ चुनिंदा राज्यों को हुआ था, जैसे उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है ना, इन लोगों को। सभी पूरे देश में इसका प्रभाव नहीं था। तो ये भी एक कारण था कि ये हुआ तो था लेकिन बहुत बड़ी संख्या में नहीं हुआ था। तो लोगों ने अब क्या किया था, सरकार ने कुछ काम करने शुरू किए, कुछ योजनाएं चलाई, जिनके माध्यम से उन्होंने ये उसको कम करने की कोशिश की। तो सबसे बड़ा उदाहरण जो है बेरोजगारी के लिए पूरे भारत में, तो 2005 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना जो चल रही है, ठीक है, वो महात्मा गांधी मनरेगा जिसको बोलते हैं, रोजगार में शॉर्ट में लिख रही हूँ, गारंटी योजना 2005। ये क्या है, इसके अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को, गांव के प्रत्येक व्यक्ति को 100 दिवस का रोजगार मिलता है। 100 दिवस के रोजगार की गारंटी दी जाती है। ठीक है, दी जाती है। और इसमें भी आरक्षण है, जैसे कि 100 दिन का रोजगार मिलेगा व्यक्ति को, और अगर लगातार 15 दिन तक उसको रोजगार नहीं मिलता है तो वो बेरोजगारी भत्ते की मांग करता है। और लेकिन वो बेरोजगारी भत्ता इंक्लूड रहता है। अगर उसने कहा कि भाई हमें मजदूरी नहीं मिल रही है तो हम क्या करें, हमें रोजगार चाहिए, तो बेरोजगारी भत्ता चाहिए, उस समय अगर कोई काम नहीं चल रहा है शासन के तहत, कार्यक्रमों के तहत, तो उनको बेरोजगारी भत्ता, लेकिन वो 100 दिन में से ही होगा। मान लो उसने 10 दिन की मजदूरी ले ली बेरोजगारी भत्ते के रूप में, तो उसको सिर्फ 90 दिन का काम फिर शेष बचेगा। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, क्या काम होता है इसके अंतर्गत, रोजगार महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत, इसके अंतर्गत होता है वन, मिट्टी, है ना, सड़क, पुलिया, ठीक है, इनसे संबंधित काम होते हैं, है ना। सिंचाई से संबंधित भी कुछ अगर बनते हैं तो इससे संबंधित काम होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अकुशल श्रम दिया जाता है। अकुशल श्रम, अकुशल श्रम दिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ, अकुशल श्रम, जैसे कि ऐसा होता है कि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को काम करने के लिए तैयार है, लेकिन उसमें जो है वो चाहता है कि भाई इसके लिए ये पढ़ाई होनी चाहिए। जैसे मान लो कोई काम शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भाई ट्रेंड होना चाहिए, इसमें हमें इंजीनियर की आवश्यकता है या इसमें तकनीशियन की आवश्यकता है। तो गांव का हर व्यक्ति इंजीनियर तकनीशियन तो नहीं होगा, तो वो कैसा हो गया, वो कुशल श्रम हो गया। लेकिन इसके अंतर्गत अकुशल श्रम की, ये नहीं है कि भाई आप रोजगार की गारंटी दे रहे हो तो शर्तें लगा रहे हो कि भाई इसके लिए ये होना आवश्यक है। आपने देखा कई बार नौकरी देते हैं तो 10वीं पास प्लस ये प्रशिक्षण प्राप्त हो, ये डिप्लोमा धारी हो, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, आपको शारीरिक श्रम करना आना चाहिए। ठीक है, तो वो दिया जाता है। तो इसमें वन, मिट्टी, सड़क, पुलिया यानी वृक्षारोपण है ना, और आपका बांध, छोटे मोटे बांध भी बनाते हैं, ये सड़क बनाते हैं, ये सब चीजें
इसमें शामिल रहती हैं, है ना। और इसमें हम आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर रोजगार में आरक्षण भी दिया जाता है। इस स्कीम के अंतर्गत अभी तक महात्मा गांधी योजना के अंतर्गत अब तक लगभग कितने लोगों को रोजगार मिला है? 4.78 करोड़ परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया। ठीक है, प्रदान किया गया। तो ये बहुत बड़ी संख्या है। उसके अलावा लगभग 220 करोड़ प्रति व्यक्ति, 220 करोड़ प्रति व्यक्ति रोजगार जो है दिया गया है ना, रोजगार उपलब्ध कराया गया, उपलब्ध कराया गया। तो ये बहुत बड़ा संख्या में लोगों को अब रोजगार दिया जा रहा है ना। और इसके अंतर्गत हम बात करें तो आरक्षण की भी व्यवस्था होती है, यानी महिलाओं को इस रोजगार में 2/3, जैसे अपने उसमें होता है ना, क्या कहते हैं, स्थानीय निकाय के चुनावों में जैसे आरक्षण देते हैं, वैसे ही इस मनरेगा योजना में उनको आरक्षण प्रदान किया जाता है ना, आरक्षण दिया जाता है। तो हम बात करेंगे कितना % आरक्षण की व्यवस्था होती है। तो अनुसूचित जाति को कितना, लगभग अनुसूचित जाति को 23%, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति को कितना, 17%, है ना। और महिलाओं को कितने प्रतिशत मिलता है? महिलाओं को मिलता है 53%, 53%, है ना। रोजगार उपलब्ध है, रोजगार उपलब्ध है। ठीक, तो इनको इसलिए क्योंकि 2/3 आरक्षण होता है इसमें भी, यानी SC की महिलाओं को भी 23% में से 2/3 होगा, ये 17% में से 2/3 होगा। कुल मिलाकर समाज के पूरे जैसे 100 महिलाएं हैं तो उनका 2/3%, चाहे वो किसी भी जाति वर्ग की, तो ऐसे करके 53%, है ना। क्योंकि उनको गांव से बाहर जाकर वो काम नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनको वहीं रोजगार प्रदान किया जाता है और ऐसी परिस्थितियां भी उपलब्ध कराई जाती हैं कि वो वहां रहकर रोजगार कर सके। उसके अलावा बहुत सारी अन्य चीजें की गई हैं, मजदूरी दर में वृद्धि की गई है, ठीक है। और हरियाणा में जो है 281 प्रतिदिन, है ना, 281 रुपए प्रतिदिन। व झारखंड और बिहार में कितनी हो गई है? 168, है ना। तो इसमें 168 प्रतिदिन, यानी मजदूरी की जो दर थी वो पहले बहुत कम थी, उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है। पहले कितनी थी मजदूरी की दर? लगभग जो थी 132 रुपये मिलते थे, है ना। 2004 में उसमें बढ़ा दिया गया, 2013-14 में इसको बढ़ा दिया गया, और मार्च 2018 में और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। मार्च 2018 के बाद लगभग हरियाणा में 281 है, बिहार झारखंड में 168 है, ऐसी अलग अलग जगह पर है। तो ये मजदूरी की दरें भी जो है बढ़ा दी गई हैं, जिससे कि लोगों को, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है तो मजदूरी भी बढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1950 में जो मजदूरी मिलती थी वही आज भी मिले, क्योंकि तब गेहूं कितना सस्ता था, कुछ पैसों में आता था किलो का, और अब वो महंगा हो गया। तो खाने पीने की चीज़ों में बढ़ोतरी हुई है तो मजदूरी में भी रेट में बढ़ोतरी होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित हुआ है, रोजगार गारंटी कोष की भी स्थापना की गई है, ठीक है। जो क्या करता है, अगर किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, जैसे कि मैंने बताया, तो उसको 15 दिन तक अगर काम नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता वो देते हैं, और हालांकि वो 100 दिन में इंक्लूड रहता है, ठीक है। और उसके अलावा अन्य योजनाएं जो चल रही हैं वो हैं
काम के बदले राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष, राष्ट्रीय जो है प्रधानमंत्री ग्राम योजना, अन्य योजना चलाई है तो वो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम, ठीक है, काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया। और कार्यक्रम इसके अलावा हम देखें प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना, आपने नाम सुना होगा इसका, ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना है ना। इसमें क्या होता है, जो पढ़े लिखे युवा हैं उनको रोजगार दिया जाता है, ठीक है, उनके लिए रोजगार, उनको प्रशिक्षण दिया जाता है और पैसा दिया जाता है कि वो अपना स्वयं का रोजगार आरंभ कर सकें, ठीक है। और ये कब शुरू हुई थी प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना? 1993 में, ठीक है, शुरू हुई थी। इसी प्रकार अन्य भी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन, ग्रामीण रोजगार सृजन, ठीक है, ग्रामीण रोजगार सृजन, ठीक है। और ये कब शुरू हुआ था ग्रामीण रोजगार सृजन? ये 1995 में, 1995 में, ठीक है। इनके अलग अलग डेट हैं। और एक है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार योजना, ठीक है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी हुई थी 1999 में, ठीक है, ये प्रारंभ हुई थी। और इसके प्रकार अन्य है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इनके नाम आप जरूर लिखें, है ना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ठीक है। और ये 2000 में शुरू हुई है, 2000 में। उसके अलावा एक और है अंत्योदय अन्न योजना, अंत्योदय अन्न योजना, है ना, अन्न योजना। तो ये सारी योजनाएं जो हैं इस रोजगार को घटाने के लिए काम कर रही हैं, है ना। और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये सारे कार्यक्रम चालू किए गए जिससे कि लोगों को आर्थिक निर्भरता प्राप्त हो, निश्चित आय प्राप्त हो। और देखा है आपने, गेहूं और चावल बहुत सस्ती दर पर सरकार उपलब्ध कराती है ग्रामीण परिवारों में, शहरी में भी देती है। इसके माध्यम से कम उनको खाद्यान्न गारंटी उपलब्ध हो, यानी उनको मान लो 200 रुपये मिल रहा है पर डे, और उसमें से 100 रुपये उनका इन चीज़ों पर खर्च हो रहा है, तो ये फिर वो बाकी का काम कैसे करेंगे, कैसे आवास वहन करेंगे, इन सब चीज़ों का। तो ये सारे कार्यक्रम चलाकर सरकार की कोशिश है और सरकार ने प्राप्त भी किया है, जो हमारी निर्धनता रेट है उसमें कमी आई है। तो अगला इसके आगे हम और पढ़ेंगे। अभी आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। मैं आपके साथ हूँ। नमस्ते सभी को।